हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर के एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के जो क्वेश्चन बचे हुए थे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतने ज़्यादा ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो इस वजह से मैं डेली क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और उनके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन को दिया गया हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इन्नेट इम्यूनिटी इज़ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक वर्ड इसके लिए यूज किया गया है इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। बाकी का जो स्टेटमेंट है वो सही है। इनेट इम्यूनिटी बर्थ टाइम से प्रेजेंट होती है बट ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है, ना कि स्पेसिफिक टाइप की। इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि स्पेसिफिक टाइप की है, इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो याद रखिएगा, इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है जो कि बर्थ टाइम से प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है, मैलिग्नेंट मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जो मैलिग्नेंट टाइप की मलेरिया होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम के प्रोटोजोआ से होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, मलेरिया कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। यहाँ पे मलेरिया का कन्फर्मेटरी टेस्ट विडाल टेस्ट को बताया है, जबकि हमें पता है कि मलेरिया के लिए स्लाइड टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो स्लो होती है और काफ़ी टाइम लगता है रिस्पॉन्स जनरेट करने में। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि जब पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगे, उसको पहचाना जाएगा, फिर उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनेंगे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में ये बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है, सलाइवा इन द माउथ एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर पैथोजन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो हमारे माउथ में जो सलाइवा होती है, जो लार होती है, वो एक तरह से पैथोजन को किल करने का काम करती है। इस वजह से ये हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अभी तक हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, स्टेटमेंट नंबर 4 सही है और स्टेटमेंट नंबर 5 सही है। तो अगर हम इसके लिए करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, पेसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्म डायरेक्टली बाय। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि किसी पर्सन में पेसिव इम्यूनिटी इंड्यूस कराने के लिए हम क्या चीज़ें दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से हमें बताना है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जो कि पर्सन के लिए एक तरह की पेसिव इम्यूनिटी हैं। तो जैसे कि हम अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन जो है वो पेसिव इम्यूनिटी का काम नहीं करती, वो एक्टिव इम्यूनिटी का काम करती है। क्योंकि जब हम किसी पर्सन को वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन देने का मतलब है हम उसकी बॉडी में जो एंटीजन है, जो पैथोजन है, उनको अक्रिय रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
जब ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी की जो सेल्स हैं, जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगी और उसके लिए एंटीबॉडी बनाएंगी। यहाँ पे बॉडी की जो सेल्स हैं वो खुद ही मेहनत करके एंटीबॉडी बना रही हैं। इसलिए वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप की जाती है वो एक तरह की एक्टिव इम्यूनिटी है। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं वैक्सीन। सेकेंड ऑप्शन देखें, एंटीटॉक्सिन। तो एंटीटॉक्सिन क्या होता है? अगर पर्सन इमरजेंसी की कंडीशन में है, जैसे स्नेक वेनम का केस देख सकते हैं। जब किसी पर्सन को स्नेक बाइट करती है तो उस टाइम पे उसकी जान बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर उस टाइम पे हमें उसे वैक्सीन दें तो वैक्सीन देंगे तो बॉडी को एंटीबॉडी बनाने में टाइम तो लगेगा ना, और हो सकता है उस टाइम तक पर्सन की डेथ हो जाए। तो ये जो स्नेक वेनम का जो केस है, स्नेक बाइट का जो केस है, वो एक तरह की इमरजेंसी कंडीशन है जहाँ पे हमें पर्सन को तुरंत ही एंटीबॉडी देनी पड़ती है। तो हम उसको जो एंटीबॉडी देते हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, रेडीमेड होता है। वो पर्सन की बॉडी के अंदर नहीं बनता, बल्कि उसको पहले से ही बनाकर तैयार रखा जाता है पर्टिकुलर वेनम के लिए। तो ये एक तरह की क्या है? एंटीटॉक्सिन है। एंटीटॉक्सिन ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि रेडीमेड एंटीबॉडी हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एंटीटॉक्सिन है वो एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी का काम करेगा, क्योंकि इसको पर्सन अपनी बॉडी में नहीं बनाएगा, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, बनी हुई हैं। इसी तरह से अगर कोलेस्ट्रम की बात करें तो कोलेस्ट्रम क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड में मदर जो फर्स्ट मिल्क सिक्रेट करती है फॉर चाइल्ड, उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम। और ये जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है जो कि अपने चाइल्ड को वो देती है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रम के थ्रू जो एंटीबॉडी मिल रहा है चाइल्ड को, वो क्या है? रेडीमेड है, उसको मदर की बॉडी ने बनाया है, चाइल्ड ने नहीं बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो कोलेस्ट्रम है ये भी एक तरह का क्या है? पैसिव इम्यूनिटी का में ही आ जाएगा। तो इस तरह से अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे एंटीटॉक्सिन और कोलेस्ट्रम दोनों ही पैसिव इम्यूनिटी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 55। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम कंपोनेंट्स डज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स रिस्पेक्टिव रोल। यहाँ पे क्या है? हमें कुछ इम्यून सिस्टम के पार्ट्स के नाम दिए गए हैं और उनका रोल भी दिया गया है सामने में। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें उनके करेक्ट रोल के साथ उनको नहीं मैच किया गया है। तो पहला देख लेते हैं। पहले मैं बताया इंटरफेरॉन के बारे में। इंटरफेरॉन के बारे में इन्होंने क्या लिखा है? सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंटरफेरॉन के बारे में हम क्या जानते हैं? इंटरफेरॉन ऐसे केमिकल हैं जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीट होती हैं। अगर हमारी बॉडी के किसी सेल्स को वायरस अफेक्ट कर जाए तो वो सेल्स एक केमिकल प्रोड्यूस करती हैं जिसे कहते हैं इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन इसलिए सिक्रीट की जाती हैं ताकि आसपास की जो सेल्स हैं जो बची हुई हैं जिनमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके वायरल इन्फेक्शन से। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट दिया है वो क्या है? बी लिम्फोसाइट्स के बारे में क्या बताया है? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू ब्लड टू फाइट विथ देम। यहाँ पे बोला है कि हमारी इम्यून सिस्टम में जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं किसके रिस्पॉन्स में? जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है उनके रिस्पॉन्स में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल ट्रू है। बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? सी वाला, जिसमें मैक्रोफेज के बारे में बोला गया है। यहाँ पे मैक्रोफेज के बारे में क्या बताया है? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल दैट ट्रैप माइक्रोब्स एंटरिंग इन द बॉडी। यहाँ पे बोला है ये जो मैक्रोफेज हैं ये एक तरह की म्यूकस सिक्रेटिंग सेल हैं और जो कि माइक्रोब्स की एंट्री को बॉडी के अंदर रोकते हैं। तो हमें पता है कि जो मैक्रोफेज होते हैं वो एक तरह की फैगोसाइटिक सेल हैं जो कि अगर कोई पैथोजन बॉडी में
एंटर कर जाए तो उस पैथोजन को इनगल्फ कर लेंगी और उसको किल कर देती हैं, जबकि यहाँ पे बोला है कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं, तो ये तो गलत हो गया। मैक्रोफेज के बारे में यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है IgA। IgA एक एंटीबॉडी है। इसके बारे में क्या बताया गया है? प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम इन अर्ली डेज ऑफ लैक्टेशन टू प्रोटेक्ट इन्फेंट फ्रॉम डिजीज़। अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो IgA है वो एक तरह की एंटीबॉडी है जो कि लैक्टेशन के टाइम पे जो मदर की ब्रेस्ट से जो फर्स्ट मिल्क सिक्रीट होता है चाइल्ड के लिए, उसे कहा जाता है, और उसमें IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। और ये एंटीबॉडी जो है वो न्यू बॉर्न बेबी को, इन्फेंट को डिजीज़ से प्रिवेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट चूज़ करना था, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है डिस्कशन वो है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? विच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज़ यूज्ड इन वैक्सीनेशन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वैक्सीनेशन प्रोसेस में पैथोजन को किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो हमें पता है कि जब हम किसी पर्सन को वैक्सीन देते हैं तो हम उसको एक्चुअल में पैथोजन ही उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं, लेकिन वो पैथोजन क्या होता है? इनएक्टिवेटेड होता है, वीकेंड होता है, वो वीक होता है, इनएक्टिव होता है, वो बॉडी के अंदर जाने के बाद बीमारी कॉज नहीं कर सकता। लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम उसके लिए मेमोरी बना लेती है। तो इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेटेड एंड वीकेंड पैथोजेनिक एंटीजेंस, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन टिटनस कन्फर्म्स विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर किसी पर्सन में टिटनेस के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है तो हम उसे किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एंटीटॉक्सिन की बात करें तो एंटीटॉक्सिन एक क्या है? रेडीमेड एंटीबॉडी है जो कि इमरजेंसी के केस में किसी पर्सन को दिया जाता है किसी एंटीजन के अगेंस्ट। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए हम स्नेक वेनम का केस लें, तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन को कोई स्नेक लाइक करेट ने बाइट कर लिया है, तो अब इतना टाइम तो है नहीं उस पर्सन के पास, क्योंकि उस पर्सन को जैसे स्नेक ने कट किया है, स्नेक ने अपना विनम उसकी बॉडी में रिलीज़ कर दिया है। जहर, सांप का जहर जो है वो एक तरह का क्या है? एंटीजन है जो कि पर्सन की बॉडी में चला गया है। अब वो उसकी बॉडी में बहुत तेज़ी से उसके ब्लड में मिल रहा है। अब इतना टाइम तो है नहीं कि पर्सन की बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए और पर्सन बच जाए, इतना टाइम होता नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऑलरेडी उस पर्टिकुलर स्नैक के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखते हैं एंटीबॉडी, जिसको कहा जाता है एंटीटॉक्सिन। ऐसी कई एंटीजन्स हैं जिनके लिए एंटीटॉक्सिन बनाकर रखा जाता है ऑलरेडी। तो हम जैसे ही स्नैक ने कट किया पर्सन को, जिस भी स्नैक ने कट किया है उसी का एंटीटॉक्सिन हम उस पर्सन को दे देंगे। तो यहाँ पे जो एंटीटॉक्सिन है उससे किस तरह की इम्यूनिटी हम दे रहे हैं पर्सन को? तो एंटीटॉक्सिन जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से बना हुआ एंटीबॉडी है, बॉडी से बाहर प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि अगर कोई भी इम्यूनिटी अगर पहले से बना बनाया हमें मिल रहा है तो उसको कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। वो एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होता है, वो पैसिव इम्यूनिटी होता है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि जो एंटीटॉक्सिन है वो किस तरह की इम्यूनाइजेशन है। तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी तो बना नहीं रही, हम बाहर से ले रहे हैं रेडीमेड एंटीबॉडी, तो वो क्या होगी? एक तरह की पैसिव इम्यूनाइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 59। द टर्म एंटीटॉक्सिन रिफर्स टू ए प्रिपरेशन कंटेनिंग। एंटीटॉक्सिन क्या है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एंटीटॉक्सिन वो चीज़ है जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है।
और एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट प्रेजेंट होगी? टॉक्सिन के अगेंस्ट, या किसी एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी होता है एंटीटॉक्सिन एक तरह का। एंटीटॉक्सिन हम इमरजेंसी के केस में देते हैं। एंटीटॉक्सिन जब देते हैं तो ये क्या करता है, पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी है तो ये डायरेक्ट बॉडी में जा कर के जो एंटीजन है उनको डायरेक्ट किल कर देता है। एक तरह का ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। हम ऐसे केस में एंटीटॉक्सिन देते हैं जहाँ पे हम इम्यून रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर सकते हैं इमरजेंसी के केस में। तो एंटीटॉक्सिन है क्या, इस क्वेश्चन में ही पूछा है। तो एंटीटॉक्सिन एक तरह की क्या है, एंटीबॉडी है टू दी टॉक्सिन। टॉक्सिन के लिए एक तरह का क्या है, एंटीबॉडी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 60। द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक वेनम कंटेन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि स्नेक वेनम के अगेंस्ट जो हम इंजेक्शन देते हैं वो उसमें क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि स्नेक अगर कभी बाइट कर ले तो एक तरह की ये क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। स्नेक वेनम एक तरह का क्या है, टॉक्सिन है, बॉडी के लिए हार्मफुल एंटीजन है। ये बॉडी में इतना तेज़ी से घुलता है कि पर्सन की इंस्टेंट डेथ हो सकती है। पर्सन की बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो ऐसी इमरजेंसी केस में हम उसको क्या देते हैं, एंटीटॉक्सिन देते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी देते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही पूछा है कि स्नेक वेनम जो है उसके अगेंस्ट जो चीज़ हम देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जो चीज़ देते हैं उसमें क्या होता है। तो स्नेक वेनम के अगेंस्ट हम एंटीटॉक्सिन देते हैं जिसमें क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं उस पर्टिकुलर टॉक्सिन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी। उसमें पहले से फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है उस इंजेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। द साइट वेयर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विथ एंटीजन्स एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीजन से कहाँ इंटरेक्ट करती हैं और प्रोलिफरेट होकर इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होती है, कहाँ पे। तो हमें पता है कि जब टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हो जाता है कंप्लीट, तो ये ब्लड और लिम्फ के थ्रू ट्रैवल करके, माइग्रेट हो करके हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस तक पहुंच जाती हैं और वहां जाकर के ये एंटीजन से इंटरेक्ट करती हैं और प्रोलिफरेट होकर इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में दिया है स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया है पियर पैचेस एंड टॉन्सिल्स। तो अभी जैसे कि मैंने बताया स्प्लीन, लिम्फ नोड, पियर पैचेस एंड टॉन्सिल्स ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ही ये एंटीजन से इंटरेक्ट करता है और प्रोलिफरेट टू ए बिकम इफेक्टर सेल्स। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही सही हैं। इस तरह से डी जिसमें बोथ ए एंड सी दिया है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इस क्वेश्चन में बोला है कि पोलियो वायरस के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए, कभी भी हम अगर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, किसी पर्सन को वैक्सीन दे रहे हैं, तो एक्चुअल में हम पर्सन की बॉडी में डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को एंटर कराते हैं। इससे ये होता है कि माइक्रोब्स अपने एंटीजन के साथ बॉडी में तो चला जाता है लेकिन वो डिजीज़ कॉज करने में कैपेबल नहीं रह पाता है क्योंकि वो पैथोजन जो होता है वो वीकेंड होता है, इनएक्टिव होता है। पर्सन की बॉडी में इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके इम्यून सिस्टम के द्वारा और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जाती है और ये एंटीबॉडी पर्सन के बॉडी में मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब जब कभी रियल में कभी भी ये माइक्रोब्स अगर पर्सन की बॉडी में एक्चुअल में एंटर करेगा
और डिजीज़ कॉज करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जो मेमोरी है उसके थ्रू हमारी बॉडी की जो बी लिम्फोसाइट सेल हैं वो बहुत सारी एंटीबॉडी बनाएंगी और उसको किल कर देंगी। इस तरह से वो पर्सन उस बीमारी से प्रिवेंट हो जाएगा, कभी भी पैथोजन उसको वो बीमारी कॉज नहीं कर पाएगा जिसके खिलाफ हमने उसको वैक्सीन दी है। तो इस तरह से जो वैक्सीनेशन है वो एक तरह की एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पैथोजन को एंटर कराया है, लेकिन पैथोजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन है वो हमारी खुद की बॉडी ने की है, पर्सन की खुद की बॉडी ने एंटीबॉडी का निर्माण किया है, ना कि हमने बाहर से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी दी है। तो जब कभी भी हमारी बॉडी की सेल्स खुद से एंटीबॉडी बनाएं तो ये एक तरह का एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो वायरस, कभी भी अगर हम पोलियो वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन दे रहे हैं तो जो इम्यूनाइजेशन जो हो रही है बॉडी में वो किस टाइप की होगी, तो वो होगी एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें ब्लैंक्स भी प्रेजेंट है। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें इन ब्लैंक्स में जो वर्ड आने हैं वो दिए गए हैं और उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज भी हो, ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिजीज़ विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज ब्लैंक। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट में ये पूछ रहा है कि ऐसी डिजीज़ जो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती हैं ईजिली, ऐसी डिजीज़ को क्या कहा जाता है। ब्लैंक्स में हमें भरना है करेक्ट। तो हमें पता है ऐसी डिजीज़ जो कि पर्सन टू पर्सन आसानी से फैलती हैं उन्हें कहा जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़। तो पहले में तो आएगा इन्फेक्शियस पहले ब्लैंक में। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन ह्यूमन बॉडी पैरासाइट ऑफ मलेरिया इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द ब्लैंक एंड देन अटैक द फिर ब्लैंक। इस स्टेटमेंट को अगर पूरा करें तो हम क्या जानते हैं कि जब ह्यूमन बॉडी में मलेरिया का पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई करता है, एंटर करने के बाद सबसे पहले कहाँ मल्टीप्लाई करता है, तो हमें पता है सबसे पहले वो मल्टीप्लाई करता है लिवर सेल में, फिर बाद में वो ह्यूमन बॉडी की जो आरबीसी हैं उन पे अटैक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियली मल्टीप्लाई करेगा लिवर सेल में। तो पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे पहले वाले ब्लैंक में आ जाएगा लिवर सेल स्टेटमेंट सेकंड के, और स्टेटमेंट सेकंड के दूसरे ब्लैंक्स में आ जाएगा आरबीसी। ठीक है, अभी सबको एक बार सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे मिलाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में पहले ही ब्लैंक दिया है, फिर आगे लिखा है इज़ द येलोविश फ्लूइड सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। अब हालांकि वो एक ही टर्म है जिसके बारे में ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि येलो कलर का फ्लूइड है जो कि मदर सिक्रीट करती है लैक्टेशन के इनिशियल डेज में। तो हमें पता है वो जो येलो कलर का फ्लूइड है उसे कहा जाता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम को वो फ्लूइड है जो कि लैक्टेशन के इनिशियल डेज में मदर अपने चाइल्ड को पिलाती है शुरुआती दिनों में। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट के ब्लैंक में आ जाएगा कोलोस्ट्रम। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। हमें पता है कि जो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो क्या है, थाइमस एंड बोन मैरो। ठीक है, थाइमस एंड बोन मैरो को कहा जाता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो अब हम इसके लिए करेक्ट अरेंजमेंट वाला ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए में दिया है इन्फेक्शियस बोन मैरो थाइमस, जो कि पहले ही गलत हो गया क्योंकि हमें पता है पहले वाले स्टेटमेंट के ब्लैंक में इन्फेक्शियस आता, दूसरे वाले स्टेटमेंट में तो मलेरिया के लिए बात की गई है तो वहाँ पे लीवर सेल आरबीसी आना चाहिए था। तो अगर सही अरेंजमेंट देखें तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, बी एकदम करेक्ट सही है। यहाँ पे क्या है, पहले वाले ब्लैंक्स में इन्फेक्शियस, ठीक है, दूसरे वाले में दिया है लीवर सेल आरबीसी, ठीक है, तीसरे में दिया है कोलोस्ट्रम, बिल्कुल सही। उसके बाद चौथे में दिया है बोन मैरो एंड थाइमस,
ठीक है, बिल्कुल सही है ये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। यूज ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिजीज़। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिन्हें आज कंट्रोल किया जा चुका है। नीचे ऑप्शंस में कुछ डिजीज़ेस के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में है पोलियो एंड टेटनस। तो यहाँ पे जो पोलियो है उसके लिए भी ओरल वैक्सीन दी जाती है और इसको भी वैक्सीन के थ्रू कंट्रोल किया गया है। इसी तरह से टेटनस के लिए डीपीडी वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन, जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस तीनों बीमारी के लिए एक ही वैक्सीन दी जाती है, डीपीटी। तो टेटनस को भी वैक्सीन के थ्रू कंट्रोल किया जा चुका है। ऑप्शन बी में दिया है डिप्थीरिया एंड निमोनिया। डिप्थीरिया और निमोनिया के लिए भी वैक्सीन है और वैक्सीन के थ्रू इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। तीसरे ऑप्शन में है कैंसर एंड एड्स। तो कैंसर और एड्स के लिए तो भाई कोई वैक्सीन नहीं है, इनको वैक्सीन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया गया है। तो ये तो सी ऑप्शन तो गलत होगा, बाकी दो ऊपर के तो सही हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें इनके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट है द एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज एलर्जी। तो इस स्टेटमेंट में एलर्जी के बारे में बताया गया है। तो एलर्जी क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। तो एलर्जी अगर पर्सन की बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर मिसगाइड रिस्पॉन्स दे इन्वायरमेंटल एंटीजन के लिए जो कि हार्मफुल नहीं है, बट फिर भी अगर किसी पर्सन की बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्स करने लगे, उनको पैथोजेनिक एंटीजन की तरह मान के उनको अवॉइड करने लगे इन्वायरमेंटल एंटीजन्स को, तो ये होता है एलर्जी। इम्यून सिस्टम जो होता है वो इसके लिए क्या कर देता है, रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है जो हमारे इन्वायरमेंटल एंटीजेंस हैं जो कि हार्मफुल नहीं है, फिर भी उनके लिए क्या करने लगता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लगता है और इसी को कहा जाता है एलर्जी। तो यहाँ पे लिखा है एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें बताया गया है कि इन्वायरमेंट में जो एंटीजेंस प्रेजेंट हैं जो कि हार्मफुल नहीं भी हैं, उनके लिए भी अगर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट कर दे, उनको हार्मफुल पैथोजन की तरह ट्रीट करने लगे, हालांकि वो नहीं है हार्मफुल, बट फिर भी वो मिसगाइड होकर के ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट कर दे, तो इसे ही कहा जाता है एलर्जी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एलर्जिक टेंडेंसी इज जेनेटिकली पास्ड फ्रॉम द parent to the offspring, is characterized by the presence of large quantity of IgG antibody in blood। अब अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो इसमें ये बोला है कि जो एलर्जी है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है। हाँ, ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सही है। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में एलर्जी की जो प्रॉब्लम है इसका ट्रांसमिशन का चांस रहता है, चांस तो रहता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है ऑफस्प्रिंग में, लेकिन कम चांसेस रहते हैं। अब आगे इस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि एलर्जी जो होती है, जब एलर्जी का प्रॉब्लम बॉडी में होता है तो उस टाइम पे बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो होती है IgG। तो यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि बॉडी में जब एलर्जी का प्रॉब्लम जनरेट होता है तो उस टाइम पे बॉडी में IgE एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ना कि IgG एंटीबॉडी। उस टाइम पे IgE एंटीबॉडी लार्ज क्वांटिटी में बॉडी में प्रेजेंट होती है पर्सन के। तो इस हिसाब से ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये गलत हो गया। तो अब इनके लिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑप्शन बोथ
1 एंड 2 आर करेक्ट, तो दोनों तो करेक्ट नहीं है, 1 करेक्ट है, 2 गलत है, इनकरेक्ट है। और जबकि बी ऑप्शन में दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो इस हिसाब से बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 66, एन ऑटो इम्यून डिजीज़ इज़। इस क्वेश्चन में पूछा है ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो सबसे पहले तो हम ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ की कंडीशन में ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस ही नहीं कर पाता। तब उस टाइम पे क्या हो जाता है, वो खुद की बॉडी की सेल्स को नहीं पहचान पाता, तो नॉन सेल्फ में और खुद की बॉडी के सेल्स में वो डिफरेंस ही नहीं कर पाता। और इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही बॉडी के सेल्स को किल करने लगता है, क्योंकि वो खुद के सेल की बॉडी की सेल्स को भी क्या समझने लगता है, हार्मफुल समझने लगता है, एंटीजन समझने लगता है और उनको ही किल करने लगता है। वो खुद को ही पैथोजन मान लेता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है। इसी कंडीशन को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़। तो बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है SCID, स्किड, है ना। यहाँ पे जो SCID है इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे इम्यून डेफिशिएंसी फुल फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी आ जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो ये तो है नहीं हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया है यहाँ पे रिम्यूटाइड अर्थराइटिस। तो रिम्यूटाइड अर्थराइटिस क्या होता है, इसमें जो सेवाइनल मेम्ब्रेन होती है, सेनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि जॉइंट्स में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती हैं और इस मेम्ब्रेन में हो जाती है स्वेलिंग, जिससे जॉइंट में बहुत तेज़ पेन होता है। इस बीमारी का ये लक्षण है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है माइस्थेनिया ग्रेविस। यहाँ पे जो रिम्यूटाइड अर्थराइटिस है ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, जो सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है जॉइंट्स में प्रेजेंट, उनमें हो जाती है इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होता है और ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसी तरह से जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो भी एक तरह का क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, इसमें मसल्स जो होती है, मसल्स फैटिग हो जाती हैं, मसल्स कंप्लीटली पैरालिसिस भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये लक्षण है माइस्थेनिया ग्रेविस के। तो ये दोनों ही रिम्यूटाइड अर्थराइटिस और माइस्थेनिया ग्रेविस, ये दोनों ही क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इस तरह से ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट आंसर, दोनों ही क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 67, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस क्वेश्चन में भी वही पूछा है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑप्शंस में, हमें बताना है इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहला है स्किड एंड डिप्थीरिया। तो अभी मैंने बताया था जो SID होती है और डिप्थीरिया है, ये तो डिप्थीरिया तो यहाँ पे है नहीं, स्किड भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद दूसरा जो है वो है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 एंड रिम्यूटाइड फीवर। तो यहाँ पे जो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है और रिम्यूटाइड फीवर है, ये हमारे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, इसके बाद एड्स और कॉलेरा तो है नहीं, तो ये भी गलत ऑप्शन है। और हिपेटाइटिस और ल्यूकेमिया भी नहीं है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, हिपेटाइटिस तो अलग ही है, वायरल डिजीज़ है, तो ये तो हमारे आंसर है नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 एंड रिम्यूटाइड फीवर।